YouTube चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हर कोडिंग लैंग्वेज में, चाहे वो आपकी सी हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, कोई भी आपकी कोडिंग लैंग्वेज है उसमें लूप्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए आज के वीडियो में हम C++ में लूप्स को सीखेंगे कि किस तरह से लगाया जाता है। पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं लूप्स के साथ कि लूप्स होते क्या हैं। देखो, लूप्स आर यूज्ड देयर where we want to execute number of statements comma number of times till the specified condition remains true। मीन्स लूप्स हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार यूज करना होता है, तो वहां पे हम अपना लूप्स का यूज करेंगे। लूप्स हैव 3 स्टेटमेंट्स। कोई भी लूप हो उसमें हमारी 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन से? पहली है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कहां से हमें उसको स्टार्ट करना है। मीन्स कह दो हम स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा है हमारा इसमें कंडीशन, कि उसकी कंडीशन क्या है, कब तक हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगी। तो इसके लिए हमें हमें वहां पे कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि अपना कोई भी, जैसे सपोज x लेस देन 10, इसका मतलब क्या है कि x से ट्रू कब तक होगा, जब तक उसमें वैल्यू लेस देन 10 है। इवन जब उसमें 10 भी हो जाएगी तब भी वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो मीन्स हमें वहां पे उसे एक कंडीशन देनी पड़ती है कि जहां तक हमारा जो लूप है वो चलेगा। और थर्ड इसमें आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मीन्स उसमें वैल्यू या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे 1 से लेके 10 तक जाना है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे एक वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स इंक्रीज करना। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे 10 से लेके 1 तक अपना काउंटिंग करनी है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मैं वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं। अब जैसे मैंने आपको अभी ये चीज बोली कि मैं 1 to 10 जा रहा हूं, या मैं कह रहा हूं मैं 10 to 1 जा रहा हूं, तो इन दोनों में ही अगर देखा जाए तो मैं लूप का यूज कर रहा हूं। कैसे? जैसे मैंने बोला कि 1 to 10 जाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 to 10 मैंने लिख दिया। अब देखो उसमें पहली कंडीशन क्या थी, इनिशियलाइजेशन। मीन्स मुझे 1 से स्टार्ट करना है। सेकंड, उसको मैंने कंडीशन दे दी कि भाई 10 तक ही जाना है, 10 से ऊपर नहीं जाना है। ये आ गई इसमें कंडीशन। और तीसरी चीज इसमें आ गई हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहां पे मेरी जो हर वैल्यू है वो क्या हो रही है, 1 से इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे मेरा ये
इंक्रीमेंट यहाँ पे इंक्रीमेंट लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ये लूप की हमने जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे पूरी करके देख ली। और अगर उसी तरीके से मैं बात करूं, मेरे को अगर 10 से लेके 1 तक जाना है तो 10 क्या हो गया मेरा, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ये 1 क्या हो गया, ये मेरा कंडीशन हो गया कि मुझे 1 तक ही जाना है। और यहां से जब 10 से लेके 1 तक मैं जाऊंगा तो इधर से ऊपर तक जाने में मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी वैल्यू को। तो इस तरीके से हमारे ये 3 स्टेटमेंट्स फुलफिल होती हैं। हाँ जी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर किसी को फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं उसका आपको आंसर पक्का दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लूप्स इन C++। लूप में के कितने टाइप होते हैं। पहला है फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप, और थर्ड है डू व्हाइल लूप। अब पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। इन फॉर लूप all the 3 statements of the loop are defined in a single line separated with semicolons। अब देखो इसका हम सिंटेक्स देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। अब देखो पहले फॉर, यहां पे हमने लगा दी इनिशियलाइजेशन, फिर हमने यहां पे लगा दी कंडीशन, और फिर हमने लगा दी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और उसके बाद हम यहां पे लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस के बीच में बॉडी ऑफ लूप। मीन्स जिस चीज को मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें ये हमारी एग्जीक्यूट होंगी किसके बेसिस के ऊपर, इनके बेसिस के ऊपर। कहां से शुरू किया और कहां तक हमें जाना है, इसके बेसिस के ऊपर हमारी एक अपना जितनी बार हम चाहेंगे उतनी बार ये हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज मुझे हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब उसमें हमने क्या करना है कि सपोज हमें एक अभी सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। अब देखिए हम शुरू करते हैं void main। पहले हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, फिर मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि इसको किस तरह से हमने करना है। एक मैंने वेरिएबल ले लिया int i। अब इसके बाद मैंने लूप स्टार्ट किया। अब मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स करवाने हैं, मींस 1 से लेके 10 तक। i इक्वल टू 1, और मुझे कहां तक जाना है, 10 तक। तो लेस देन और इक्वल टू मीन्स या तो 10 से वैल्यू कम रहे या
10 के बराबर हो, लेकिन 10 से ऊपर ना जाए। तो i प्लस प्लस। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे अपना करवाता हूं सी आउट। मैंने i को प्रिंट करवा दिया और उसके बाद मैंने एंडल लगा दिया। एंडल हम किस लिए लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन में के लिए। और ये मैंने लूप क्लोज कर दिया और ये मेन भी मैंने क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें ये किस तरह से काम करता है। देखो, इसको सब पूरा हम थोड़ा डीपली समझेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक चीज और समझ में आनी जरूरी है। वो क्या है, वो है हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि कौन सी चीज पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद में। अब देखिए, इसमें नंबर 1 पे होगी इनिशियलाइजेशन, उसके बाद नंबर 2 पे होगी कंडीशन चेक, नंबर 3 पे जो ये बॉडी पार्ट है ये इसका एग्जीक्यूट होगा, और ये जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट होगा हमारे लूप में वो 4th नंबर पे होगा। अब इसको हम समझते हैं। ये देखिए, यहां पे मैंने i लिखा और यहां पे मैंने लिखा जो स्टेटमेंट मेरी प्रिंट होनी है। इसको हम इससे थोड़ा अलग कर लेते हैं। अब देखिए, पहले i की वैल्यू क्या है, 1, ओके, और लेस देन i जो 1 है वो 10 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर थर्ड क्या चीज आ गई, प्रिंट वाली। i को हमने प्रिंट करवाना है, ये 1 मेरा प्रिंट हो गया। इसके बाद i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 2। अब 2 को फिर चेक किया, 2 लेस देन 10 है, बिल्कुल है। और यहां पे हम अपना इसके बाद i की वैल्यू पे आ गए, इसको हमने प्रिंट करवाना है, तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं। फिर i प्लस प्लस, ये आ गया 3। फिर आ गया 3 जो है हमारा वो लेस देन 10 है, तो उसके बाद मैंने i को प्रिंट करवा दिया, तो ये 3 मेरा प्रिंट हो गया। इसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, i की वैल्यू अब हो गई है 4, तो 4 हो गई है। तो अब 4 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो मैं यहाँ पे 4 भी मेरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस 5, और यहाँ पे जो प्रिंट, क्योंकि जो 5 है वो लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ये 5 भी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रिंट होते रहेंगे। और जब यहाँ पे 10 आ जाएगा, अब 10 लेस तो नहीं है 10 से, लेकिन इक्वल टू है। इन दिस केस ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है, तो यहाँ पे ये 10 भी प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अब i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो गई 11। अब i की वैल्यू 11 हो गई है, तो 11 जो है, जो अब देखो i जो है वो अब जो 11 है वो 10 से ना तो कम है ना वो इक्वल टू है, तो मीन्स बोथ केसेस में ही जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो मीन्स वो इस लूप में एंटर ही नहीं कर सकता, तो ये लूप यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये लूप फिनिश हो जाएगा और हमारे ये सारे नंबर 1 से लेके 10 तक ये सारे के सारे प्रिंट हो जाते हैं। चाहे हमारे i की वैल्यू 11 हो गई थी, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने के कारण वो वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ये मेन चीज इसमें देखने वाली है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को हम अब कंप्यूटर के ऊपर हम अपना इसमें रन करके देखते हैं। मैं पहले इसमें अपना टर्बो C++ ओपन कर लेता हूं, स्टार्ट टर्बो C++, यहाँ पे फाइल न्यू। अब मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप करता हूं, इंक्लूड iostream.h,
और इंक्लूड conio.h। अब void main, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, अब मैंने यहाँ पे क्लियर स्ट्रिंग लगा दिया, देन फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, देन i प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया i को, और ये एंडल लगा दिया नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पे मैंने गेट ch लगा दिया, और ये मैंने प्रोग्राम खत्म कर दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया लूप। कंपाइल, रन। अब ये देखिए मेरे पास 1 से लेके 10 तक सारे वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर इस प्रोग्राम में कुछ चेंज भी करता हूं तो अब चेंज करके देखते हैं थोड़ा क्या। अब जैसे मैं ये क्या चाहता हूं कि मुझे जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं मुझे उनका साथ में सम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं सम, और सम को मुझे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 में हम कोई भी चीज ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम अपना सम को 0 इनिशियलाइज करेंगे। देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी हमने कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जिसमें हमने कोई रिजल्ट शो करवाना है, अगर हम उसमें एडिशन करवा रहे हैं तो हमेशा 0 लेना, अगर हम उसमें मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं तो 1 लेना, क्योंकि एडिशन में 0 में किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो वैल्यू में डिफरेंस नहीं पड़ता। और उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें अगर हम अपना कोई किसी 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। सपोज अगर मैंने मल्टीप्लाई में अगर मैंने 0 ले लिया तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 जो है वो 0 ही बन जाएगा। इस वजह से वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मल्टीप्लाई के केस में हम 1 ही लेंगे। ओके, अब देखिए, अब मैंने यहां पे जब मैंने प्रिंट करवा दिया था तो मैंने एक स्टेटमेंट लगा दी, क्या, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो मीन्स अब देखो, जब फर्स्ट आई की वैल्यू 1 होगी तो सम में कितनी वैल्यू है 0, 0 प्लस 1 तो वो 1 हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 2 होगी तो वो अपना सम में वैल्यू थी 1, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा। पहले हम एक बार ये प्रोग्राम चला लेते हैं। अब देखिए, सी आउट सम इज, और यहाँ पे मैंने सम को प्रिंट करवा दिया। तो देखिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो कितना होता है, वो आप कैलकुलेट करके वे आप भी देख सकते हैं, वो आएगा टोटल 55। अब देखते हैं इसको हम रन करके, तो ये देखिए उसका जो सम है वो 55 ही आया है। तो मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है। अब हम अपने चलते हैं वापस अपने जहां पे हम ड्राई रन कर रहे थे। ये देखिए, यहां पे हम प्रिंट कर रहे थे। अब देखिए, यहां पे अगर हमारा सम फंक्शन भी लगा दिया और सम को हमने इनिशियलाइज करवाया था 0, तो यहाँ पे देखो जब इसकी वैल्यू थी 1 तो सम में कितना वैल्यू, यहाँ पे हम वो कंडीशन लिख लेते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो पहले इस एक्सप्रेशन को देखो, क्योंकि इसमें तो स्टोर हो रहा है ना, तो इसलिए एक्सप्रेशन हमारे लिए कौन सा है, ये वाला। तो सम में वैल्यू है 0 और आई की वैल्यू कितनी है 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसके बाद नेक्स्ट जब आई 2 होगा तो यहाँ पे सम की वैल्यू, फिर अब सम की वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितनी बन जाएगी 3। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 3, तो सम की वैल्यू कितनी है 3 और आई की वैल्यू कितनी है 3, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 6।
इसी तरीके से अपना अब आई, इसके बाद आई की वैल्यू हो गई 4, तो सम में कितनी वैल्यू थी 6 और आई की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 10। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 5 हुई तो अब देखिए सम कितना है 10 और 5 और आई की वैल्यू कितनी है 5, तो ये टोटल कितना हो गया 15। ये इस तरह से करके हमारा जो यहाँ पे आंसर था वो 55 सम में आ गया था। होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना दे सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और मैं इस लेक्चर में आपको इतना ही बता रहा हूं, बाकी हम इसमें और आगे जो इसमें प्रोग्राम है वो हम इसके सेकंड लेक्चर में हम अपना करेंगे। थैंक यू।